खेतों में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन धूप अब भी तेज थी। पसीने से तरबतर मंटू मैना अपनी फसल को देखकर संतोष की सांस ले रहा था। आज तो फसल अच्छी तैयार हो गई लगती है। सोच रहा हूँ कल ही इसे काटकर शहर ले जाऊं और बेच दूं। अरे मंटू मैना, इतनी जल्दी किस बात की है भाई? पहले फसल को थोड़ा और पकने तो दो, फिर आराम से बेच लेना। नहीं भैरव कोबा भाई, अब देर करने का जोखिम नहीं ले सकता। इस गर्मी में बार बार मेरी फसल खराब हो जाती है। इस बार जरा भी देर की तो फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी सही है। इस बार गर्मी ने तो सबका हाल बुरा कर रखा है। जंगल के लोग भी दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं। बस इसलिए तो कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके फसल बेच दूं, वही ठीक रहेगा। दोनों ने खेत का काम समेटा और घर लौटने की तैयारी करने लगे। अच्छा भाई, आज का काम खत्म हुआ। मैं चलता हूँ, शाम भी होने वाली है। ठीक है मंटू मैना, हम भी निकलते हैं। कल मिलते हैं फिर। इसके बाद वे लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। मंटू मैना थका हारा अपने घर पहुंचता है। उसे इतने परेशान भाव में देख उसकी मैना माँ उससे सवाल करने लगती है। ये क्या बेटा, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ बात है तो बता। कुछ नहीं मैना माँ, बस थोड़ा काम को लेकर परेशान हूँ। ये तो बता, परेशानी किस बात की है? मैना माँ, कुछ दिनों से फसल खुद ब खुद ही सड़ने लग रही है। पता नहीं खेती में क्या कमी आ गई है। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इस गर्मी ने तो जीना दुश्वार करके रखा है। पता नहीं और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। गर्मी बढ़ने के कारण मंटू मैना के काम में बहुत मुश्किलें आने लगती है। इसी कारण वो परेशान होकर बिना भोजन किए ही सो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही वो अपने मित्रों के साथ फौरन खेत चला जाता है। हे भगवान, ये क्या, आज फिर से सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो चुका हूं। हम सब इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं और ये गर्मी हमसे हमारी रोजी रोटी छीन लेती है। हाँ वही ना, एक तो वैसे ही जंगल में तंगी का माहौल चल रहा है, कहीं भी काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो हम तीनों ने मिलकर ये खेत उधार लिया था, पर अब खेती भी नहीं चलती। बिरजू तोता, जमींदार चील को कर चुकाने की तारीख सामने आ रही है। उसे समय पर कर नहीं मिला तो वो हमें बहुत सुनाएगा। तुम दोनों हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल फसल अच्छी होगी। सारी मुसीबतें एक पल में दूर हो जाएंगी। ये सब बस बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी किस्मत फूटी है और फूटी ही रहेगी। तुम दोनों को खेती करनी है तो करो, मैं घर जा रहा हूँ। फसल फिर से सड़ने के कारण मंटू मैना अपने गुस्से में आपा खो देता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर जाकर रोने लगता है। क्यों इतने दुख दे रहा है भगवान? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तू हमें रुलाता ही रहता है। आखिर तू कब तक मेरा इम्तिहान लेता रहेगा? मंटू मैना रोते हुए भगवान से शिकायत कर रहा था। तभी उसकी मैना माँ उसके पास आकर बैठती है और उसे समझाती है। बेटा, तू क्यों इतना मायूस होता है? जिंदगी में सुख दुख का चक्र तो घूमता ही रहता है। हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। कैसे हिम्मत बनाए रखूं मैना माँ? भगवान ने तो जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली है। क्या उन्हें हमारा दुख नहीं दिखता? हम सब किसान दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करके खेती करते हैं और फसल होते ही सड़ जाती है। जो हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसके ऊपर यकीन रख, सब ठीक हो जाएगा। मैना माँ ने मंटू मैना को बहुत समझाया। इतना समझाने के बाद आखिर मंटू मैना ने फिर से हिम्मत जुटाई और अगले दिन से वापस खेती करने चला गया। कुछ दिनों बाद फिर से खेत में नई फसल आई, पर 2 दिन बाद ही फसल सड़ जाती थी। एक दिन जमींदार चील ने मंटू मैना और बाकी सारे किसान को अपने घर बुलाया। जमींदार चील, आ गए तुम सब।
अगर मैं ना बुलाता तो तुम तो आज की तारीख ही भूल जाते। नहीं जमींदार चील जी, हमें बहुत अच्छे से आज की तारीख पता थी। अगर पता थी तो खुद क्यों नहीं आए? मुझे बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो दरअसल जमींदार चील जी, आजकल खेती कुछ खास हो नहीं रही है। हम अब तक इतना भी नहीं जुटा पाए कि आपका कर दे सके। बस इसी शर्मिंदगी के कारण हम यहाँ आने से हिचकिचा रहे थे। अगर खेती में कोई दिक्कत आ पड़ी है तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो मेरा कर्ज समय पे ही चाहिए ना। ऐसा ना कहिए जमींदार चील जी, हम पर थोड़ी दया कीजिए। हमारे पास अभी एक पैसा नहीं है, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। वैसे क्या परेशानी हो रही है खेत में? पहले तो अच्छी खासी कमाई किया करते थे तुम सब। जमींदार चील के पूछने पर उन लोगों ने उसे सारी बात बताई। उनकी बातें सुनते ही जमींदार चील जोर जोर से हंसने लगा। तुम सब मूर्ख हो क्या? अगर फसल सड़ रही है तो उसमें दवाइयां डालो। शहर में लोग ऐसे ही अपने अनाज को कई कई दिनों तक बचाए रखते हैं। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? नहीं नहीं जमींदार चील जी, दवाइयों वाली फसल प्राकृतिक नहीं होते हैं। कहीं दवाइयों वाली फसल के कारण कोई मुसीबत आ गई तो? अब यह सब तुम्हारी परेशानी है। मुझे तो बस अपने कर से मतलब है। मैं बस 3 दिनों की मोहलत देता हूं। अगर मुझे इन 3 दिनों में मेरा कर नहीं मिला तो मैं खेत वापस ले लूंगा। 3 दिनों की मोहलत लेकर वे दोनों जमींदार चील के घर से निकल गए। तीनों बहुत चिंतित थे क्योंकि कई दिनों से उनके घर में ठीक से चूल्हा भी नहीं जल रहा था। तीनों मित्र अपना सुख दुख बांटने के लिए जंगल के बीच लगे एक पेड़ की छाव में बैठ गए। गर्मी में पेड़ की छाव में बैठने का मजा ही कुछ और है। ये ठंडक कितनी आनंदमय है। कह तो तुम सही रहे हो भैरव कोउबा। वैसे क्या बात है, आज मंटू मैना इतना शांत क्यों है? मंटू मैना, क्या हुआ तुम्हें? इतने गुमसुम क्यों भाई? तुम दोनों तो ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो और यहाँ मुझे कर चुकाने की फिक्र हो रही है। तुम दोनों ने सोचा भी है कि 3 दिनों में हम कैसे कर चुकाएंगे? इतना सोच क्यों रहे हो मंटू मैना? अभी हमारे हाथ में 3 दिन है। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार चील को पैसे दे ही देंगे। फसल में दवाइयाँ छिड़कने का सुझाव मुझे बुरा नहीं लगा। हम एक बार ऐसा करके देखते हैं। अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। बिरजू तोता, पागल हो गए हो क्या? इस गर्मी में लगता है तुम्हारी मत ही मारी गई है। हम किसी की सेहत के साथ खेल नहीं सकते हैं। कुछ दिनों तक सब्र कर लो। अगर खेती फिर भी सही नहीं हुई तो हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। हाँ, और रही बात उधार की, हम कैसे भी जमा कर लेंगे। भैरव कोबा और बिरजू तोता ने तो दवा से फसल बचाने वाले सुझाव को साफ मना कर दिया, पर तंगी और गरीबी ने मंटू मैना के दिमाग में बसेरा कर लिया था। इसीलिए वो सबसे छुपते छुपाते उसी रात जमींदार चील के घर गया। क्या बात है मंटू मैना? तुम इतनी रात गए मेरे घर में क्यों आए हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? बोलो। देखो, मैं तुम्हें अभी ही कह देता हूँ, अगर तुम 3 दिनों की मोहलत को और बढ़ाने आए हो तो यह मुमकिन नहीं है। मैं और ज्यादा समय नहीं दूंगा। मुझे उधार के सिलसिले में बात नहीं करनी है। मैं तो यहाँ किसी और समस्या का समाधान लेने आया हूँ। कैसी समस्या बताओ। जमींदार चील जी, क्या सच में फसल में दवा छिड़कने से वे सड़ती नहीं है? यह सुनते ही जमींदार चील खुश होकर मन में सोचने लगता है ये बेवकूफ मेरी बातों में आ गया। अच्छा ही है, इससे कम से कम मुझे मेरा उद्धार तो मिल जाएगा। अब फसल में दवा का क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे मुझे क्या, मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। क्या हुआ जमींदार चील जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं। वैसे तुम बाकियों से काफी समझदार हो। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब तो तुम्हारी फसल को दवाइयां ही बचा सकती है।
सुझाव के लिए शुक्रिया। अब मैं आपका उधार जल्दी चुका दूंगा। अब मंटू मैना पूरी तरह जमींदार चील के भड़कावे में आ जाता है और अगले ही दिन से खुशी खुशी खेती करता है। भैरव कोबा और बिरजू तोता जमींदार चील का कर चुकाने के सिलसिले में उन दिनों शहर मजदूरी करने गए हुए थे। उनकी ना मौजूदगी का मंटू मैना ने भरपूर फायदा उठाया और फसल होते ही उनमें दवा छिड़कने लगा। अरे वाह, इन दवाइयों से तो सच में फसल सड़ने से बच रही है। अब मेरी फसल कभी खराब नहीं होगी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। भैरव कोबा और बिरजू तोता उधार की रकम जुटाकर जंगल लौटे और सीधे जमींदार चील के घर गए। ये लीजिए आपका कर। कर तो मंटू मैना ने पहले ही दे दिया। तुम अगले महीने का पहले ही देने आ गए क्या? मंटू मैना ने कर कैसे चुकाया? उसके पास तो जरा भी पैसे नहीं थे। तुम दोनों को पता नहीं क्या उसकी खेती अब अच्छी हो रही है? अब फसल सड़ भी नहीं। इन 3 दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हो गया? इसके बाद जमींदार चील ने दोनों को पूरी बात बताई। फिर दोनों गुस्से में मंटू मैना के घर चले गए। तुम दोनों आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पता है, अब हमारा खेत पहले की तरह हरा भरा हो गया है। सब पता है हमें, और ये भी पता है कि तुमने हमारे पीठ पीछे क्या क्या किया। बिरजू तोता, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? हमें धोखा देने में है। इसमें लज्जा की क्या बात है? मैंने जो किया हमारे हित के लिए किया। अब हमें तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। हम दोनों उस खेत में तब तक काम नहीं करेंगे जब तक तुम दवा का उपयोग करना बंद नहीं कर देते। इसमें बुराई ही क्या है? सभी लोग अपना सोचते हैं और थोड़ी बहुत मिलावट तो हर चीज में चलती है। लालच तुम्हारे सर चढ़ गया है मंटू मैना। चलो भैरव कोबा, मंटू मैना को अभी हमारी बातें समझ नहीं आएगी। मंटू मैना, याद रखना, तुमने अपनी दोस्ती के आगे पैसों को रखा है। एक दिन तुम्हारी यही जिद तुम्हें पछतावे की आग में डुबो देगी। हाँ हाँ, जाओ। मुझे भी ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो मुझे ना समझे। दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों की पक्की दोस्ती जो जंगल भर में मिसाल थी, गर्मी के कहर और किस्मत की मार के कारण टूट जाती है। अब मंटू मैना अकेले ही खेत संभालता है। धीरे धीरे उसकी फसल जोरों शोरों से बिकने लगती है और लालच के कारण वो ज्यादा मात्रा में दवा का उपयोग करने लगता है। इस बीच वो बहुत धनी हो जाता है। जमींदार चील जी, आपकी वजह से आज मैं जंगल का एक धनी किसान बन गया हूँ। देखा ना तुमने, मेरा सुझाव कभी गलत नहीं होता है। तुम्हारे दोनों दोस्त तो मूर्ख थे जो दुनियादारी का सोचकर अपना भला ना कर सके। पर तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने अपने इतने साल उन दोनों बेवकूफों के पीछे नष्ट कर दिया। अगर शुरू से ही मैं अपने बारे में सोचता तो बहुत पहले ही धनी बन जाता। चलो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब तो तुम मेरे बराबर के हो गए हो। अब तो हम दोनों मित्र बन ही चुके हैं। आपकी मित्रता पाकर तो मैं धन्य ही हो गया हूँ। आपसे दोस्ती करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मंटू मैना का स्वभाव पहले से काफी बदल गया था। अब वो सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही उठा बैठा करता था। जमींदार चील के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी, इसलिए वह हर रोज उससे मिलने जाया करता था। उस दिन वो जमींदार चील से मिलकर वापस घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे भैरव कोबा और बिरजू तोता दिखते हैं, पर वो उनकी तरफ देखे बिना ही घमंड में चूर होकर वहाँ से चला जाता है। भैरव कोबा भाई, यह मंटू मैना धनी क्या हुआ? पूरा बदल ही चुका है। अब तो वह हमारी तरफ देखता भी नहीं है। पैसों का नशा ऐसा ही होता है बिरजू तोता। जब लोग कामयाब होने लगते हैं तो पुराने रिश्ते पीछे छोड़ जाते हैं। खैर छोड़ो, अब हमें ये मान लेना चाहिए कि मंटू मैना हमारी दोस्ती भूल चुका है। मंटू मैना के ऐसे बर्ताव से दोनों के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। दोनों मुंह लटकाए वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है।
मंटू मैना अपने घर में पैसों की गड्डी लिए बैठा था। तभी उसकी मैना माँ खाना लेकर वहाँ आती है। यह ले बेटा, खाना खा ले। मैना माँ, तू मेरे साथ शहर चलना, मैं तेरा अच्छे से इलाज कराऊंगा। यह देख मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं जानती हूँ तू इतने पैसे कैसे कमा रहा है। देख मैना माँ, अब तू भी बाकी लोगों की तरह मुझे ताने देना शुरू मत कर देना। मैं जो भी कर रहा हूँ उससे हमारी माली हालत कितनी सुधार गई है। मैं भला तुझे ताने क्यों मारूंगी? मैं तो बस तुझे समझा रही हूँ कि जो करना सोच समझ करना। वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। समय का पहिया हर वक्त अपना रुख बदलता है। मैना माँ ने मंटू मैना को चेतावनी दी, फिर भी वो नहीं सुधरा। अब तो उसकी दवाइयों वाली फसल से लोग बीमार पड़ने लगे। दिन ब दिन सबकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन मंटू मैना जंगल की सैर करने निकला था। तभी भैरव कोबा और बिरजू तोता उसे रास्ते में रोक लेते हैं। मंटू मैना, रुको। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। एक क्षण हमारी बात तो सुन लो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुमने अगर कभी भी हमें अपना मित्र माना था तो उसकी कसम है तुम्हें। तुम आज हमें नजरअंदाज करके जा नहीं सकते हो। कहो, क्या कहना है? मंटू मैना, जंगल में लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसकी वजह तुम्हारी दवाइयों वाली फसल ही है। तुमने फसलों में इतनी दवाइयां डाली कि लोगों की सेहत खतरे में पड़ रही है। तो इसमें मैं क्या करूं? उन्होंने मेरे दबाव में आकर तो मुंह से फसल नहीं खरीदी। वे अपनी मर्जी से मेरी ताजी फसल खरीदते थे। जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है? अच्छा, तो अब तुम दोनों मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाओगे। मेरा समय बहुत कीमती है। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता चाहता, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो। मंटू मैना दोनों को नीचा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। पूरे जंगल भर में घूमकर मंटू मैना शाम को वापस अपने घर जाता है, जहाँ उसकी मैना माँ चारपाई में बेहोश पड़ी रहती है। मैना माँ, तू ठीक तो है ना? उठना, तुझे क्या हुआ है? मंटू मैना के बार बार आवाज लगाने पर भी मैना माँ नहीं उठती है, जिस कारण मंटू मैना बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लग जाता है। फिर मैना माँ धीमी आवाज में कहती है, रो मत बेटा, मुझे तो तेरे कर्मों की ही सजा मिली है। मैना माँ, तू कहना क्या चाहती है? मैंने जानबूझकर तेरे दवाइयों वाली फसल खाई ताकि तुझे अपनों के दर्द का एहसास हो सके। मैना माँ, तूने ऐसा क्यों किया? तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है। मैंने कहा था ना, शहर से आए हुए फसल ही खाया करना। तूने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया? मंटू मैना परेशानी के कारण बौखला उठा था। तभी जमींदार चील भी वहाँ घबराते हुए आता है। मंटू मैना, मुझे माफ कर दो। आज जंगल की जो भी हालत है उसका एकमात्र जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने तुम्हें जानबूझकर भड़काया था ताकि मुझे मेरा कर समय पर मिलता रहे। अगर आप दोषी हैं तो मैं आपसे बड़ा दोषी हूँ। मैं लालच के कारण आपकी बातों में आसानी से आ गया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे नहीं पता था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। जंगल में सभी बीमार पड़ रहे हैं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मंटू मैना को उसकी गलती का एहसास हुआ। जब उसके अपने खतरे में आए तब उसकी आँख खुली। उसने आज तक जितने भी पैसे कमाए थे वो सब जंगल वालों के इलाज में लगा दिए। समय पर इलाज होने के कारण सब स्वस्थ हो गए और मंटू मैना पछताते हुए भैरव कोबा और बिरजू तोता से माफी मैना मांगने निकल गया। वे दोनों पेड़ की छाव के नीचे बैठे वक्त गुजार रहे थे। क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने धनी मित्रों के साथ वक्त गुजारो। तुम्हारे सामने हमारी औकात ही क्या है? यह सुनते ही मंटू मैना दुखी होकर रोने लगता है। ऐसा मत कहो।
मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने लालच के कारण बहुत पाप किया है। मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम दोनों की सच्ची दोस्ती को ठुकरा दिया। इस दुनिया में मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अरे अरे मंटू मैना, रो मत। गलती तो इंसान से ही होती है। तुम्हें पछतावा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? भैरव कोबा, अब मंटू मैना को माफ भी कर दो। भैरव कोबा, मैं माफ तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कहो, क्या शर्त है? आज के बाद तुम कभी भी किसी गलत राह पर नहीं जाओगे और ना ही हमारी दोस्ती तोड़ोगे। यह भी कोई कहने की बात है। ठोकर लगने पर ही इंसान संभालना सीखते हैं। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ठोकर मिली है। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार फिर से तीनों साथ हो गए। एक सच्ची दोस्ती ने आखिर लालच को मात दे ही दी। अब तीनों मिलकर ईमानदारी से खेती करने लगे। अब ना तो दवाइयाँ का इस्तेमाल होता था और ना ही कोई शॉर्टकट लेता था। कड़ी मेहनत और लगन से फसल अच्छी हुई। अरिया बिरजू तोता, ये देखो हमारी मेहनत रंग लाई। फसल कितनी हरी भरी हुई है। देखा, मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा ही होता है। थोड़ी गर्मी थमी तो फसल की मुसीबत भी दूर हो गई। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। शॉर्टकट लेकर लोगों का नुकसान ही होता है। अब मैं फसल का और ज्यादा ध्यान दूंगा। समय समय पर पानी डालूंगा। अपनी इन प्राकृतिक फसलों को कभी सड़ने नहीं दूंगा। तुम दोनों अकेले अकेले सारा श्रेय ले लोगे क्या? मैंने भी तो मेहनत की थी। अरे नहीं नहीं मंटू मैना, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुम तो हमारी दोस्ती की नींव हो। काम हो या दोस्ती, बिरजू तोता कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। ऊपर वाला हम तीनों की दोस्ती को लोगों की बुरी नजरों से बचाए रखे। तीनों के बीच अब सब ठीक हो जाता है। वे लोग मेहनत करके अपने काम को दुगनी तेजी से बढ़ाते हैं। उनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण किस्मत बदलती है और वे तीनों धनी होने लगते ही खेती अच्छी होती है और पूरा जंगल एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।